न्यूज़ इंडिया सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सरोकारों से लगातार जुड़ा रहा है और समय समय पर हमारे बीच तमाम पढ़ने लिखने वाले, साधारण कार्यकर्ता, आम आदमी ये सब शिरकत करते रहे हैं न्यूज़ इंडिया के लिए। लेकिन आज जो 2024 का चुनाव हो रहा है, उस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हमारे बीच भारत के जाने माने अर्थशास्त्री और साथ ही वामपंथी आंदोलन के लिए लगातार सक्रिय रूप से सहयोग करने वाले, फिजिकली भी, मेंटली भी और इकोनॉमिकली भी लगातार करते रहे, चाहे फिर वो छोटी जगह पे जाना हो, चाहे 4-5 कार्यकर्ता हो या हजारों की संख्या में हो, कभी कोई ना नुकुर नहीं, बड़ी विनम्रता के साथ उसमें उन्होंने शिरकत की है। न्यूज़ इंडिया में आज हम उनका अभिनंदन करते हैं अपने साथी सहयोगी राजेश मेश्राम के साथ। और आज जो विषय है वो विषय स्वाभाविक रूप से तमाम चैनल जो हैं वो कहीं का एनालिसिस कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं आपस में उनके झगड़े हैं तो कुछ है सीट बंटवारे के इसके उसके, और लगातार जो कुछ प्रमुख जो कहते हैं ओपिनियन पोल लेने वाली संगठना है, CDS है, सी है, मार्ग है, फिर बाद में नेल्सन है, ये तमाम लोगों ने अपने अपने ओपिनियन पोल दिए हैं। किसी का साइज 2000 का है, किसी का साइज 25,000 का है और किसी का 1 महीने तक पूरा ओपिनियन पोल चलता रहा। ओपिनियन पोल और चुनाव और उसके बाद में अंत में जो कड़ी रहेगी वो रहेगी एग्जिट पोल की। अब ये सवाल इतने जटिल हैं कि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे मसलन एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक चैनल में डिबेट चल रहा था और उस डिबेट में जिन लोगों ने ओपिनियन पोल किया वो लोगों ने परसेंटेज दिया कि आप ए पार्टी को इतना मिला, बी पार्टी को इतने परसेंटेज मिला, 3 पार्टी को इतने। जब वो तीनों को परसेंटेज जोड़ रहे हैं तो 100 के ऊपर चला जा रहा है। तो अब साधारण पाठक इस तरफ ध्यान नहीं देता है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मुझे मालूम है कि आप बड़े उत्साह में आने वाले इलेक्शन में जोर शोर से भाग लेना चाह रहे हैं और उसके लिए काम भी कर रहे हैं। उसमें जोर भी है और शोर भी है। सवाल यह है कि हमारे भारतीय जनतंत्र का स्वरूप पहले समझ लेना और जिस सर्वोच्च सभा इस देश की कानून बनाने वाली विधि सभा जिसको हम लोकसभा बोलते हैं, उसके लिए हमने हमारा प्रतिनिधि चुनना है। और आज परिस्थिति इतनी क्लिष्ट हो गई है, आप लोग सभी देख ही रहे हैं कि क्या निर्णय करना, किसको चुन के देना, कौन हमारा लायक प्रतिनिधि है होगा, ये सब लोगों को समझना और अमल में लाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उसी के लिए हम आपसे थोड़ी सी बात करेंगे। एक प्रश्न ये है कि ब्रिटिश लोगों ने हम पर जब राज किया कुछ 150 साल, तो उन्होंने हमको रेलवे दिया, हमको शिक्षा व्यवस्था दिया, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था दिया, अस्पताल दिए। भाई इतना होने पर हमने उनके साथ में संघर्ष क्यों किया? और जैसा महात्मा गांधी बोलते कि नहीं, ये हमारे राज्य उसमें होना चाहिए, बाकी उनका राज नहीं चलेगा। इसका क्या मतलब होता है कि हमारा राज्य, तो उसको कभी कभी स्वराज भी कहा गया कि हमारा राज्य है ये। और भारत में इतनी विविधता है, जातियों की है, प्रदेशों की है, धर्मों की है, कि वो सब मिलाकर हमको एक निर्णय पे आना है और हमारा विकास निरंतर चलता रहे, इसकी जिम्मेदारी हम ही पर है। इसलिए हमको
ये समझ ही लेना चाहिए कि गए और कागज़ डाल दिया, गए और बटन दबा दिया, ये इतना आसान नहीं है। उसके पहले बहुत सोच विचार करना आवश्यक बात है। दूसरा, ये विकास किसके लिए है? तो ये विकास हमारे आज की युवा पीढ़ी जो काम कर रही है वो, और आने वाली नस्लें, इसके बाद में जो हमारे सन्स ग्रैंड सन्स आएंगे, नातू पंतु आएंगे, और उनको अच्छा जीवन मिले, इसके लिए हमको विकास चाहिए। और उस दृष्टि से देखें तो एक ही मिसाल मैं दूंगा कि कुछ मानव विकास निर्देशांक गिना जाता है, नापा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय उसके मापदंड है। उसके मुताबिक 2022 में 196 देशों में से भारत का स्थान कितना था? 134। तो जहां हम बात कर रहे हैं कि हम महाशक्ति होने वाले हैं, तो महाशक्ति केवल हाईवे से और बड़े बड़े बंदरगाह बना दिए उससे नहीं होता। तो जो रहने वाला मानव है उसका विकास हमने क्या किया, इसका लेखा जोखा इलेक्शन में आना ही चाहिए, हमने उसको परखना ही चाहिए, और उसके आधार पर उसी को हमने विकास समझना चाहिए। बच्चों को शिक्षा मिले, लोगों को आवास मिले, लोगों को आरोग्य की सुविधा मिले, स्वास्थ्य सेवा मिले, रोजगार मिले, ये सब निर्माण करना और लोगों का जीवन, स्वस्थ जीवन, शांत जीवन, अहिंसात्मक जीवन निर्माण करना, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। और इसी विकास के लिए हम संविधान के मुताबिक हर 5 साल के बाद एक सरकार चुनते हैं, और उस सरकार ने इस ढंग से काम करना चाहिए, ये उम्मीद रखकर हम उनके लिए वोटिंग करते हैं। अब कई बार सवाल आता है कि जो धर्म है, जातियां हैं, तो कई लोगों को लगता है कि नहीं, ये एक में के विरोध में है। तो कभी आप और हम भी सोचने लगे तो रात में नींद में से उठना पड़ता है, जागना पड़ता है कि सही हम लोगों में इतनी बगावत है, इतना असमंजस है कि हम लोग बांटे जाएंगे। तो मेरे मन से और न्यूज़ इंडिया जो काम कर रही है उसके मन से ये बात होने वाली नहीं है। कई साल, हजारों साल हम लोग साथ में रहे हैं, और साथ में ये समझकर चल रहे हैं कि ये सब जात है, धर्म है, ये हमारा निजी है, घर के दीवार के अंदर वो है, हम जब रास्ते पे आते तो हम सब समान हैं। और मैं बड़े गौर से एक बात कहूँगा, आप लोग भी सब समझ लेना कि सिख धर्म में लंगर चलाते। क्या है लंगर? तो लोग वहाँ आकर लंगर में खाने की सेवा सबको मिले, इसलिए अपना योगदान करते हैं, सेवा देते हैं। और जो आने वाले लोग रहते हैं उनकी न जात पूछी जाती है, न धर्म पूछा जाता है, न देश पूछा जाता है। विदेशी लोग भी आते हैं, सब धर्म के लोग आते हैं। इसका हमको गर्व है, इसका हमको गर्व है कि यह हमारी संस्कृति है। उसको बचाए रखना, उसको उन्नत करना, और हम सब में जो एक धागा है एकात्मता का, वो अच्छा पक्का बांध के रखना, ये हमारा उद्देश्य है। और ये जो चुनाव हो रहा है वो उसका एक छोटा सा हिस्सा है, हमने उसको उससे ज़्यादा अहमियत देना उचित नहीं होगा, और उसी ढंग से हम सब लोगों ने उसको सोचना चाहिए। अब जब स्वतंत्रता मिली तो हमारा देश कैसा चले, इसके लिए हमारे देश के और हमारे जो पुरख थे उन्होंने एक संविधान की समिति परिषद बनाया, सारे ही उसके लिए लोग चुना। वो कुछ 276 लोग थे भारत के, और कुछ दो ढाई साल वो बैठते रहे,
जो लिखा जा रहा है उस पर टीकात्मक परीक्षण किया जाता था, उसका जवाब दिया जाता था। और इसका सबका उद्देश्य क्या था कि हमारी सारी जितनी विविधताएं हैं उन सबका निचोड़ निकाल कर उससे एक अच्छा जीवन निर्माण हो, ऐसा वो संविधान में लिखा जाए। और आज कभी हम सभी लोग मानते हैं, कभी चाय पीने भी जाओ और कहीं भी घूमते रहो तो हम लोग मानते हैं कि हम सब एक है केवल संविधान की वजह से। तो वो दिखता नहीं है, वो संविधान हर रोज दिखता नहीं है, वो हमारे मन में है, हमारे व्यवहार में है। तो ये संविधान लिखा हुआ है आज और उसके मुताबिक हम कारोबार चलाते हैं। उसके दो अंग हैं, एक है लोकसभा का और एक है राज्यसभा का। तो राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से लोग चुने जाते हैं, वो आते हैं, और लोकसभा में हमारे चुनाव के प्रक्रिया के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हम मत डालते हैं, बटन दबाते हैं, उसमें से लोग चुन कर आते हैं। तो जिसको हम जनतंत्र का निचोड़ कहते हैं, जनतंत्र का आत्मा कहते हैं, वो ये है मतदान की प्रक्रिया। कि मैंने मतदान करके कहा कि मुझे ये प्रतिनिधि चाहिए, और जब मैंने कहा तो उसका अर्थ अपन सकारात्मक रूप से लिया तो ये होता है कि मैंने सब सोच लिया, मैंने सब सोच लिया है, ऐसा भी सोचा वैसा भी सोचा, और उसके बाद में इस निष्कर्ष पर मैं आया कि ये अच्छा बंदा मेरे को लगता है, ये मेरा प्रतिनिधित्व करेगा, हमारी जो समस्या है वो सुलझाएगा, उसके लिए काम करेगा। इसलिए वो कानून बनाने वाला गृह है लोकसभा। तो हमारे कानून अच्छे बने, सब लोगों के अनुकूल कानून बने, उसका फायदा सबको हो, इसके लिए वो प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा काम करती है। उसके लिए हम और आप चुनाव करने जा रहे हैं। और ये आप सुनेंगे तब तक तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगी, वो 1-1.5 महीना चलती रहेगी। लेकिन एक अच्छी सौभाग्यपूर्ण बात है, इस साल चुनाव का दौर जरा बड़ा है, लंबा है। तो हम ये सोचते कि सोचने का दौर भी जरा लंबा हो जाए और हम लोग जो जहाँ जहाँ मतदान हो रहा वहाँ उसकी चर्चा होती रहे और उसके आधार पर हम लोग अपना निष्कर्ष निकालते रहे, निर्णय लेते रहे। अब आज की तारीख में जो संविधान बना है उसमें प्रमुख लिखने का काम जो किया है वो डॉक्टर अंबेडकर ने किया है। और वो लिखने के लिए हमको क्या लिखना है ये बताने के लिए सारी परिषद उसमें थी। तो ये सबका जो योगदान है, उनके मन में ये था कि भविष्य में भारत एक बलशाली, विकसित, अहिंसात्मक, वैज्ञानिक ऐसा देश हो, ऐसा समाज हो, उसके लिए हम क्या करना चाहिए। तो उसके जो सारे उद्देश्य थे वो सारे उद्देश्य आज हमारे मन में कार्यरत होना चाहिए कि हमको क्या चुनना है। तो हमको ये चुनना है कि हमारा भारत इसमें से अच्छा होकर निकले। अब दूसरी बात ऐसी है कि ये भारत के मालिक कौन है, सरकार का और लोगों का संबंध क्या है और उसमें संविधान कहाँ आता है। तो मेरे मन की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भारत कोई एक कितना भी बड़ा हमारा पदाधिकारी हो, अधिकारी हो, उसके मालकियत का नहीं है, किसी एक राजनीतिक पार्टी के मालकियत का नहीं है। तो फिर किसका है ये देश? ये सारी नदियाँ, ये सारे पहाड़, ये झरने, ये खेती, ये किसका है सब? तो उसका उत्तर आप शोधेंगे तो आपको मिलेगा कि ये हमारा है। मालिक हम लोग हैं, और हम लोग जो मालिक है तो फिर इसमें संविधान और सरकार की भूमिका क्या है? तो मैं ऐसा कहते आ रहा हूँ कि हम मालिक हैं और ये हमारी जो स्टेट है, सारा देश, वो चलाना कैसा, इसके लिए हमने संविधान में कुछ प्रावधान कर दिए। और फिर हम 5 साल के बाद में एक सरकार चुनते हैं। उसको हम ये कहना चाहते हैं
कि भाई हमने संविधान में लिखा है ऐसा अपने देश चलाना है, नहीं तो 5 साल के बाद में आपको आगे का एक्सटेंशन देना कि नहीं, आपकी सेवा विस्तारित करना कि नहीं, ये हमारा अधिकार बनता है। और हम सोचेंगे कि आपने काम ठीक किया हो तो हम अगले 5 साल देंगे, और यदि ऐसा हमको लगता है कि आपने काम अच्छा नहीं किया है तो हम बदलने के लिए हम मालिक हैं। तो ये जो मालिक और संविधान का रिश्ता है, ये है कि संविधान में हमारे पुरखों ने लिख के रखा है, और उसमें जो अनुच्छेद 39 है, जो स्टेट डायरेक्टिव्स फॉर स्टेट पॉलिसी है, राज्य चलाने के लिए संविधान के निर्देश, ये निर्देश है, सूचना नहीं है। निर्देश का मतलब होता है कंपलसरी, अनिवार्य है। उसमें क्या लिखा है? एक, कि स्त्री पुरुषों का समान विकास हो, उनको समान वेतन मिले, तो इसमें स्त्री पुरुष समानता आ जाती है। दूसरा कहा है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं देश में, उनका केंद्रीकरण किसी निजी हाथों में न हो, क्योंकि फिर तो वही राज करेगा और हमारा राज कहाँ रहेगा। इसलिए जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उस पर किसी के निजी हाथों में केंद्रीकरण न हो। और तीसरी बात है कि देश में जो आय निर्माण होती है, उत्पादन गुणिले कीमत, गुणाकार किया तो जो है वो राष्ट्रीय आय होती है, उसका विभाजन, उसका वितरण जितना हो सके उतना समान रूप से हो। उसका मतलब है विषमता न रहे, क्योंकि जितनी विषमता रहेगी तो लोग तो फिर एक में की तरफ ऐसे ही देखेंगे कि ये तो बहुत अमीर आदमी बन गया, मैं तो क्या रास्ते की धूल हूँ, तो उसमें भेदभाव पैदा होते रहेगा। और हमने अभी देखा है, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि हर साल हम अमेरिका और चीन के बाद सबसे ज़्यादा अब्जोपति लोग निर्माण कर रहे हैं। भारत तीसरे क्रमांक पर है अब्जोपति निर्माण करने वाला। इतनी आय उनकी तरफ जा रही है, किसी की तरफ। और मानव विकास केंद्र में, मानव विकास निर्देशांक में हम 134वें स्थान पर है। छोटे छोटे देश भी हमारे ऊपर है। तो ये विषमता तो बढ़ चुकी है। तो ये भी संविधान में लिखा है कि ऐसी विषमता न बढ़े। तो हम लोग जो मतदान करने वाले लोग हैं, हमारे लिए तो ये 3 विषय है। हमको सोचना है कि जितने भी लोग मत मांगने के लिए आते हैं तो उन्होंने क्या काम किया, उनकी क्षमता क्या है, उनके उद्दिष्ट क्या है, ये हम सब लोगों ने चर्चा करके समझ लेना चाहिए। और फिर उसमें से जो हमको सबसे काबिल आदमी लगता है उसको हमने ढूंढना चाहिए। अब एक ऐसा होता है कि हमारे देश में जो जाति धर्म है तो हम जुड़े रहते हैं एक में एक से, लेकिन हमारे ये समझने की बात होना चाहिए कि ये जाति धर्म हमारे निजी है। ये देश के लिए जो हम काम करते हैं उसमें वो आना नहीं चाहिए। और देश की सारी जो पीढ़ी है और सारे जो लोग हैं उनके लिए एक समान विकास हो, ऐसी व्यवस्था हमको ही निर्माण करना है। अब एक तीसरा सवाल आता है अगला, कि ये जो जाति धर्म है इनका हमारे खुद के लिए अहमियत है, लेकिन बाकी सारे समाज में हम जब घूमेंगे तो क्या उसकी अहमियत होना चाहिए? नहीं। हमारे संविधान के जो पहले 3 शब्द हैं वो ये है कि हम भारत के लोग। उसमें ये कहा नहीं है कि हम भारत के हिंदू लोग, हम भारत के मुस्लिम लोग, हम भारत के बौद्ध लोग, हम भारत के सिख लोग, ऐसा नहीं कहा है। उसमें यही कहा है हम भारत के सारे लोग। तो जब ऐसा लिखा है तो उसके पीछे जो भावना है
कि हमने एकात्म समाज निर्माण करना है और वो समाज निर्माण करने के लिए हमने प्रयास करना है। और जहाँ पर सबका ही विकास होता होगा तो ही उसको हम जनतंत्र कहेंगे। सारे संसार में जो जनतंत्र की चर्चा चलती है तो कुछ इन्हीं गिने लोगों का विकास बोले तो सबका विकास नहीं होता, वो तो इन्हीं गिने लोगों का विकास हुआ तो वो जनतंत्र नहीं होता। फिर लोगों में असंतोष निर्माण होता है, जेलसी निर्माण होती है, द्वेष निर्माण होता है, और ये हमको हटाना है। फिर आखिरी सवाल आता है कि प्रतिनिधि का चुनाव हम कैसे करें, उसका चयन कैसे करें। और चयन की बात ऐसी है कि हमारा जो प्रतिनिधि होना चाहिए, क्या वो वहाँ पर जाकर बात करेगा, उसकी खुद की हिम्मत होगी कि वो लोकसभा में जाकर खुले तौर पर अच्छी बात करेगा, नंबर 1। नंबर 2 कि क्या उसको सवाल मालूम है, हमारी कठिनाइयाँ उसको मालूम है। तो उसको कभी कठिनाइयाँ मालूम हो तो वो बात करेगा। और आपका और हमारा अनुभव है, कई बार का ऐसा होता है कि लोग बोलते कि ये जो आपने चुन के दिया ना, ये बोले चुनाव के पहले आता है और दूसरे चुनाव के पहले फिर आता है, बीच में आता ही नहीं है। तो ये कोई हमारा प्रतिनिधि नहीं हो सकता। जो लोगों के सामने साथ में काम करे, लोगों की जो कठिनाइयाँ वो साथ में अपने ले और उन प्रश्नों को लोकसभा में अच्छी तरह से रखकर अच्छे कानून बने, इसका प्रयास करे, उसको हम हमारा प्रतिनिधि कहेंगे। तो इसलिए जितने भी प्रतिनिधि आएंगे तो जनतंत्र ये कहता है, डेमोक्रेसी ये कहती है कि आप उसके भी साथ बात करो, भाई तुम्हारी राय क्या है, तुम क्या करोगे, ऐसा है वैसा है, ये प्रश्न आप कैसे जानते हो। तो प्रश्न जानना ये भी बहुत बड़ी कठिन एक बात है कि हमारा प्रतिनिधि प्रश्न समझता है कि नहीं, और वो यदि नहीं समझता तो फिर वो हमारा प्रतिनिधि नहीं हो सकता। तो उसको प्रश्न समझना भी चाहिए और उसमें वो प्रश्न वहाँ पर स्पष्ट रूप से रखने की काबिलियत भी चाहिए। और इसलिए हमको फिर ये इस जाति का है, उस धर्म का है, ऐसा देखना उचित नहीं होता। हमको चाहिए हमारे प्रश्न सुलझाने वाला प्रतिनिधि। एक आखिरी बात मैं कहूँ आपसे कि आज बेकारी बेतहाशा है। लोगों में घूमो तो युवा लोग जो है वो, मैं ऐसा कहूँ तो आप मुझे माफ़ कर देंगे कि कुछ थोड़ी सी निराशा भी लोगों में फैली हुई है कि बेरोजगारी है। मैं आंकड़ों के साथ में बताता हूँ कि इन 10 सालों में कृषि का विकास जितना हुआ है उतना ही विकास उसके पहले के 10 सालों में हुआ था। मतलब 10 साल का एवरेज कभी निकाला तो 10 साल में ज़्यादा का विकास हुआ ही नहीं है। अब विकास नहीं हुआ तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा। और शहरों में रोबो चल रहे, यंत्र चल रहे, तो वो सब काम कर लेते। होटल में कब्बसी भी लेके जाते, वो वहाँ भी रोजगार नहीं निर्माण हो रहा, देहातों में निर्माण नहीं हो रहा। तो हमारे युवा लोगों को वो तो सब कौशल तो जान लेंगे, लेकिन उनको अच्छा रोजगार मिले इसकी चिंता करने वाला हमारा जनप्रतिनिधि हो और उनके द्वारा बनी हुई सरकार वैसी हो। अब ये जो सारा है, मैं कहूँ तो आप कहेंगे कि वो तो बहुत जटिल हो जाता है, लेकिन आप भी जान जाएंगे कि उसमें जटिलता कोई नहीं है। हमने बात किया तो 5 मिनट पे हम निर्णय ले सकते कि नहीं, सबसे अच्छा हमारा ये प्रतिनिधि हो सकता है। तो इसलिए हमको कोई भावना विवश होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारी बुद्धि की स्थिरता हमको रखनी है और उसके आधार पर हमको हमारा प्रतिनिधि चुनना है। मैं मेरे तरफ से आप सबको जनतंत्र की शुभकामनाएं देता हूँ। खांदेवले सर ने अपना समय दिया, हम इसलिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी वो हमको इसी तरह सहयोग करते रहेंगे। शुक्रिया। जय भीम, जय जवाहर। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।